मैं 83 साल की हूँ और मैं आपको बूढ़ा होने के बारे में 12 बातें बताने जा रही हूँ जिनके बारे में किसी ने मुझे चेतावनी नहीं दी थी, एक भी नहीं। और मेरे 5 बच्चे हैं। एक डॉक्टर है जिसे मैं 20 साल से हर 3 महीने में देखती हूँ और जितने मैं गिन सकती हूँ उससे भी ज़्यादा भले इरादे वाले दोस्त हैं। उनमें से एक भी मुझे बैठाकर नहीं बोला, लॉरा, यह है जो वास्तव में आने वाला है। तो मैं यह करने जा रही हूँ। मैं इस मेज़ पर बैठने जा रही हूँ और आपको सच बताने जा रही हूँ, सभी 12, क्योंकि आप यह जानने के हकदार हैं कि क्या उम्मीद करनी है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, आप यह जानने के हकदार हैं कि इनमें से कोई भी यह नहीं मतलब कि आप खत्म हो गए हैं। मुझे शुरू करने से पहले आपको कुछ समझना ज़रूरी है। मैं इनमें से किसी पर भी मीठी परत नहीं चढ़ाऊंगी, लेकिन मैं यह भी नहीं कहूँगी कि उम्र बढ़ना सिर्फ नुकसान है, सिर्फ गिरावट है, सिर्फ चीज़ों का आपसे छिन जाना है। वह भी पूरी सच्चाई नहीं है। पूरी सच्चाई उससे ज़्यादा कठिन और ज़्यादा दिलचस्प है। तो मेरे साथ रहिए। पहली बात है नाम भूलना, और मेरा मतलब उन लोगों के नामों से है जिन्हें आप सालों से जानते हैं। लगभग 2 साल पहले मैं दवा की दुकान पर अपनी पड़ोसन कैरल से टकराई। कैरल, जिसे मैं 11 साल से हर एक सुबह हाथ हिलाती रही हूँ, और मैं वहाँ मुस्कुराती खड़ी रही और उसका नाम बस गायब था, लुप्त। मैंने उससे 4 मिनट बात की और उसे कुछ भी कहकर नहीं पुकारा। घर गई और बैठ गई, और वह रसोई में मुझे वापस याद आ गया। कैरल, बेशक वह कैरल ही थी। मैं एक दिन शर्मिंदा रही और फिर मैंने एक फैसला किया। मैंने एक छोटा नोटबुक रखना शुरू किया। कोई मेडिकल डायरी नहीं, बस नाम, छोटे विवरण, वे चीज़ें जो लोगों के लिए मायने रखती हैं। जब मुझे पता होता है कि मैं किसी से मिलने वाली हूँ, मैं पहले नोट्स देख लेती हूँ। ये मदद करता है। शर्मिंदगी सिर्फ तब समस्या बनती है जब आप उसे आपको लोगों से पूरी तरह जुड़ने से रोकने दे। ऐसा मत होने दीजिए। दूसरी बात है ऐसा थकावट जो बिना चेतावनी के आ जाती है। थकान नहीं, थकावट। वह किस्म जो दोपहर का खाना बनाते बीच में आपके ऊपर आकर बैठ जाती है। मैं काउंटर पर खड़ी एक सेब काट रही होती और अचानक मुझे बैठने की ज़रूरत पड़ती। बस बैठ जाना 10 मिनट के लिए, और मैं इसके बारे में खुद को मूर्ख महसूस करती, जिससे यह और ख़राब हो जाता। जो मैंने आखिरकार समझा वह यह है कि आपका शरीर आपको धोखा नहीं दे रहा, वह आपसे बात कर रहा है। उसका सम्मान कीजिए। अपने दिन को छोटे हिस्सों में बांटिए। बिना अपराध बोध के आराम कीजिए। आराम करने का अपराध बोध आपके पास जो थोड़ी सी ऊर्जा है उसका अपव्यय है। तीसरी बात है वह वज़न जो बिना बुलाए आ जाता है। मैंने जो खा रही थी उसमें बदलाव नहीं किया। मैंने चलना फिरना बंद नहीं किया, और फिर भी कहीं 83 एक के आसपास मेरा शरीर बस अलग शर्तों पर चलने लगा। मेटाबॉलिज्म धीमा होता है, बस होता है। मैंने उससे लड़ना बंद किया जिस तरह मैं उससे लड़ रही थी, और मैंने जो वास्तव में मेरे पास था उसके साथ काम करना शुरू किया। छोटे हिस्से, बगीचे से ज़्यादा सब्जियाँ, हर सुबह एक चाल, तब भी जब मेरी कूल्हे ने शिकायत की। वह चाल समझौता रहित है। वह समझौता रहित है क्योंकि यह सिर्फ वज़न के बारे में नहीं है।
यह मशीनरी को चलती रखने के बारे में है। चौथी बात है मेडिकल अपॉइंटमेंट्स, उनकी सरासर मात्रा। विंसेंट के मरने के बाद और जब मैं बड़ी हुई, ऐसा लगा जैसे मेरा पूरा कैलेंडर वेटिंग रूम्स की एक श्रृंखला बन गया हो। रक्तचाप, हड्डियों की घनता, आँखों की जांच, कार्डियोलॉजिस्ट, रूमेटोलॉजिस्ट, फॉलोअप का फॉलोअप। अपॉइंटमेंट्स होने से पहले ही मैं अपने ही शरीर के प्रबंधन से थक जाती थी। ये है जो मैंने किया। मैंने एक साधारण कैलेंडर खरीदा, कागज़ वाला, फ़ोन नहीं, और मैंने उसमें हर अपॉइंटमेंट लाल पेन से लिखा। और हर एक से पहले मैंने 3 सवाल लिखे जो मैं पूछना चाहती थी। 3, बस इतना। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं किसी चीज़ की प्रभारी हूँ, बजाय इसके कि बस कमरों के बीच इधर उधर धकेली जा रही हूँ। आपको अपनी सेहत की जिम्मेदारी लेने की अनुमति है। वास्तव में आपको ऐसा करना आवश्यक है। 5वीं बात है एकाग्रता, या बल्कि उसकी कमी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पढ़ा है। किताबें वह तरीका थीं जिनसे मैं सब कुछ समझती थी। शोक, ऊब, सर्दी, अकेलापन। विंसेंट के मरने के बाद मैं एक उपन्यास उठाती और 20 मिनट बाद समझ आती कि मैंने वही पैराग्राफ 4 बार पढ़ा है और कुछ भी याद नहीं रखा। इस सूची में लगभग किसी भी चीज़ से ज़्यादा इसने मुझे डरा दिया। मुझे लगा इसका मतलब कुछ बहुत गलत है। जो मैंने अंततः सीखा वो ये है कि एकाग्रता मांसपेशी की तरह काम कराई जानी चाहिए। मैंने छोटे सत्रों में पढ़ना शुरू किया, 30 मिनट, फिर एक ब्रेक। मैं हर सुबह क्रॉसवर्ड करती हूँ। मैं रेडियो सुनती हूँ और खबरों का ध्यान से पीछा करती हूँ। दिमाग काम के लिए पूछे जाने पर प्रतिक्रिया देता है। बस उसे लगातार और धैर्यपूर्वक पूछने की ज़रूरत होती है, एक साथ घबराहट में नहीं। छठी वो है जिस पर मैं सबसे ज़्यादा समय बिताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये वो है जिसके लिए लोग सबसे कम तैयार होते हैं। ये अकेलापन है। वो किस्म जो आपके दायरे को सिकुड़ते देखते रहने और ये न जानने से आती है कि उसे कैसे फिर से बनाया जाए। मेरी दोस्त रूथ लगभग 4 साल पहले अपनी बेटी के पास दूसरे राज्य में रहने के लिए चली गई। मेरी दोस्त मार्गरेट 2 सर्दियां पहले चल बसी। मेरी दोस्त ग्रेस, हम एक दूसरे को 40 की उम्र से जानते थे। अंत में ग्रेस की याददाश्त इतनी दूर चली गई थी कि जब मैं फ़ोन करती वह मेरा नाम नहीं जानती थी। मैं फिर भी फ़ोन करती रही क्योंकि वह सही पलों पर अभी भी हंसती थी और वह पर्याप्त था। लेकिन मैंने उसे चरणों में खोया, जो अपने आप में एक तरह का शोक है। विंसेंट के मरने के बाद ऐसे हफ्ते थे जब रविवार और शुक्रवार के बीच फ़ोन एक बार भी नहीं बजा। मैं इस मेज़ पर बैठती और खामोशी सुनती और सोचती, क्या किसी को पता चलेगा? किसी अंधेरे तरीके से नहीं, बस एक तथ्यात्मक तरीके से। इस बात की एक शांत सूची कि मेरी दुनिया कितनी छोटी हो गई थी। एक खास तौर पर लंबी खामोश हफ्ते के बाद मैंने चीज़ें लिखना शुरू किया, सिर्फ अपने लिए। नोट्स कि मैं क्या समझ रही थी, कैसे खामोशी को त्याग की बजाय चुनाव जैसा महसूस कराया जाए, कैसे कुछ नया बनाया जाए जब आपकी सामाजिक जिंदगी की पुरानी संरचना ज़्यादातर ढह चुकी हो। छोटे नियम, छोटी सच्चाइयाँ। मेरी पोती क्लेयर ने महीनों बाद वह नोटबुक ढूंढी और बिना मुझे पहले बताए पूरी पढ़ ली।
वह अगले दिन वापस आई और कहा, ग्रैन, दूसरी महिलाओं को यह पढ़ना चाहिए। वही थी जिसने इसे ऑनलाइन डाला। उसने इसे स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका कहा। मुझे अब भी उसके बारे में थोड़ा अजीब लगता है, सच कहूँ तो। लेकिन मैं इस वीडियो के अंत में उस पर वापस आऊंगी। अकेलेपन के बारे में मैं आपको अभी जो बताना चाहती हूँ वह यह है, आप यह इंतज़ार नहीं कर सकते कि संबंध अपने आप वापस आ जाएं। वे नहीं आएंगे। आपको जानबूझकर बनाना होगा। मैंने उन चीज़ों के लिए हाँ कहने का एक नियम बनाया जिन्हें मैं पहले शायद मना कर देती। एक पड़ोसन का कॉफ़ी का न्योता, एक चर्च समूह जिसे मैंने कभी आजमाया नहीं था, हर गुरुवार शाम मेरी पोती क्लेयर के साथ एक फ़ोन कॉल जिसे उसने शुरू किया और जिसे मैंने बनाए रखा है। छोटे धागे सावधानी से बुने गए मिलकर कुछ ऐसा बनाते हैं जो थामे रखता है। 7वीं बात है चलने फिरने की क्षमता, उसकी शांत कमी। मुझे ये होता हुआ पता नहीं चला। यही मैं चाहती हूँ कि आप सुने। मैंने नतीजे देखे। रेलिंग पकड़ना, झुकने से पहले 2 बार सोचना, किसी भी ऐसी चीज़ से बचना जिसके लिए मुझे फर्श पर जाना पड़ता। मैं समायोजन कर रही थी बिना उन्हें नुकसान कहे, और जब तक मैंने उन्हें नाम दिया गिरना पहले ही हो चुका था। मैं आज गिरने के बारे में विस्तार से नहीं बताऊंगी। मैं वो कहानी पहले बता चुकी हूँ। जो मैं आपको बताऊंगी वो यह है, बाथरूम के फर्श पर 11 घंटे आपको यह साफ कर देंगे कि क्या मायने रखता है। मेडोब्रुक से घर आने के बाद, उस जगह से बाहर अपने रास्ते से लड़कर और इस घर में वापस आने के बाद, मैंने बिना किसी अपवाद के हर एक दिन हिलना डुलना शुरू किया। कुर्सी वाले व्यायाम, धीमी चालें, रसोई के काउंटर के पास संतुलन का काम। इसलिए नहीं कि मुझे ये पसंद था, क्योंकि मैंने आखिरकार कोशिकीय स्तर पर समझा कि विकल्प कैसा दिखता है। चलिए, हर दिन जो कुछ भी आपका शरीर अनुमति दे। 8वीं बात है नींद। एक ही समय में थके होने और सो न पाने की क्रूरता। मैं शाम 8 बजे तक थक जाती और रात 2 बजे जागती रहती। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। अंधेरे में लेटी हुई घर की आवाज़ें सुनती। मैंने गर्म दूध आजमाया, मैंने पढ़ना आजमाया, मैंने न पढ़ना आजमाया। जो आखिरकार सच में फ़र्क लाया वो निरंतरता थी। सोने का वही समय, उठने का वही समय। कोई अपवाद नहीं, उन रातों में भी जब यह काम नहीं कर रहा था। आपका शरीर आखिरकार समय सरणी सीख लेता है। और मैं ये अनुभव से कहती हूँ, दोपहर 2 बजे तक कैफ़ीन बंद कर दीजिए। मुझे पता है ये जल्दी लगता है, फिर भी करिए। 9वीं बात है नज़र और सुनने की क्षमता। वे 2 इंद्रियां जो आपको दूसरे लोगों से जोड़ती हैं। मैंने सालों पहले अपनी पढ़ने की चश्मा ले लिया था और प्रोग्रेसिव लेंस का विरोध करती रही जब तक मेरे आई डॉक्टर ने बस मुझसे और कोई बातचीत करने से इनकार नहीं कर दिया। मैं गर्व के कारण चीज़ों का विरोध करती हूँ। यह मेरी कम आकर्षक गुणों में से एक है। सुनना हाल ही में कम होना शुरू हुआ और मैंने अभी तक उससे पूरी तरह समझौता नहीं किया है। मैं ईमानदार रहूंगी। शोर वाले कमरों में बातचीत कठिन होती है। रेस्टोरेंट
एक खास चुनौती है। जो मैंने करना सीखा है वो ये है कि मैं खुद को इस तरह रखती हूँ कि मैं उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठूं जिसे मुझे सबसे ज़्यादा सुनना है, और मैं लोगों से बिना माफ़ी मांगे उन्हें खुद को दोहराने को कहती हूँ। आपके शरीर के बदलावों के लिए आप किसी के प्रति माफ़ी के कर्जदार नहीं हैं। 10वीं बात है तापमान के प्रति संवेदनशीलता, और इसने मुझे चौंकाया। मैं हमेशा गर्म रहती थी। विंसेंट मजाक करता था कि मैं घर का थर्मोस्टेट हूँ, लेकिन कहीं 80 के आसपास ठंड मुझ में इस तरह घुसने लगी जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। मैं अब मौसम चाहे जो भी हो पर्दे पहनती हूँ। मैं घर की हर कुर्सी के पीछे एक कार्डिगन रखती हूँ। यह छोटा लगता है, यह आपकी सोच से ज़्यादा मायने रखता है। छोटे शारीरिक समायोजन बिना नाटक के किए गए वही हैं जो आपको अपने दिनों से आराम से गुजरने देते हैं। 11वीं बात है गुस्सा। छोटी सी चिंगारी में भड़क उठना। मुझे इस पर गर्व नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बताने जा रही हूँ। मेरी गिरावट के बाद, मेडोब्रुक में समय के बाद, घर आकर अपनी खुद की ज़िंदगी वापस पाने के लिए लड़ने के बाद, ऐसे महीनों थे जब मैं उन चीज़ों पर गुस्सा थी जो मेरे गुस्से के काबिल नहीं थी। टेलीविज़न, डाक, एक जार जो नहीं खुलता था, छोटी चीज़ें जो बड़ी चीज़ों के ऊपर आकर बैठ जाती और मुझे पलट देती। जो मददगार रहा वह था उसे नाम देना, जोर से कहना, मैं इस जार पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं किसी बड़ी चीज़ को लेकर गुस्सा हूँ और मुझे एक पल उसके साथ बैठना है। यह सरल लगता है और यह सरल नहीं है, लेकिन यह सच है। जानिए कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। चिड़चिड़ापन आमतौर पर शोक या डर होता है जो भेस पहन लेता है। 12वीं बात, और मैंने इसे बचाकर रखा है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा वजन रखती है। स्वतंत्रता का खोना है, या अधिक सटीक रूप से उसका डर। मेरी गिरावट के बाद, मेडोब्रुक के बाद, मेरे बच्चों के पास मेरे लिए एक योजना थी। एक बहुत व्यवस्थित, बहुत प्यार भरी, पूरी तरह गलत योजना। और कुछ समय के लिए मैं उसके कुछ हिस्सों के साथ चलती रही क्योंकि मैं डरी हुई थी और मुझे अब यकीन नहीं था कि मैं किस चीज़ के काबिल हूँ। वह सहमति लगभग मुझे सब कुछ गवा देती। जो मैं अब जानती हूँ पूरी निश्चितता के साथ, वह ये है कि खास चीज़ों में मदद मांगना अपनी ज़िंदगी सौंप देना नहीं होता। आप किसी से कार से किराने का सामान अंदर लाने को कह सकते हैं और फिर भी वही व्यक्ति रह सकते हैं जो तय करता है कि आपके अपने घर में क्या होता है। वे दो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। फ़र्क सीखिए, उसे सख्ती से बचाइए। स्वतंत्रता के लिए संपूर्ण मार्गदर्शिका के बारे में मुझे आपके साथ ईमानदार होना होगा। मेरे बेटे डेविड ने इस हफ्ते फिर मुझे फ़ोन किया। उसने इस महीने 3 बार फ़ोन किया है और मुझसे इसे हटाने को कहा है। वह कहता है ये परिवार को शर्मिंदा करता है। वह कहता है मैं निजी बातों को सार्वजनिक कर रही हूँ। लिंडा उससे सहमत है और मैं इस मेज़ पर एक से ज़्यादा बार बैठी हूँ यह सोचते हुए कि बस चुपचाप इसे छोड़ दूँ, क्योंकि मैं 83 साल की हूँ और टकराव मुझसे कुछ ऐसा ले लेता है जिसे वापस आने में पहले से ज़्यादा समय लगता है।
लेकिन फिर मैंने एक महिला का पत्र पढ़ा जिसने कहा कि वह 9 घंटे फर्श पर रही थी और सोचा कि उसका अंत हो गया है। और उसने जो मैंने लिखा वह पढ़ा और तय किया कि ऐसा नहीं है और मैं इसे हटा नहीं सकती। लिंक इस वीडियो के नीचे पिन किए गए कमेंट्स में है। मुझे नहीं पता मैं इसे वहां रखने की हिम्मत और कितने समय तक रख पाऊंगी। डेविड दबाव डाल रहा है और मैं थकी हुई हूं, लेकिन ये अभी वहां है। अगर आज मैंने जो कहा वह आपको वहां मिला जहां आप वास्तव में हैं, जाइए उस पर क्लिक कीजिए। किसी बेहतर पल का इंतजार मत कीजिए। अगर इन 12 में से कोई भी चीज आपकी जिंदगी जैसी लगी, मुझे एक लाइक छोड़िए। ये मुझे बताता है कि मैं जारी रखूं। आप यहाँ जो भी टिप्पणी छोड़ते हैं मैं हर एक पढ़ती हूँ, हर एक। तो अगर आप इनमें से किसी के साथ चुपचाप बैठे रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या आप ही अकेले हैं, मुझे बताइए, आप नहीं हैं। सब्सक्राइब कीजिए अगर आप बात करते रहना चाहते हैं। हर हफ्ते मैं इस मेज़ पर बैठती हूँ और आपको सच बताती हूँ कि अंदर से यह वास्तव में कैसा दिखता है, क्योंकि किसी को तो करना है। और 83 पर मैंने तय किया है कि वह कोई मैं हूँ।